हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए यूनिट 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड पार्ट होगा मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित, और जो आज हम पढ़ेंगे वो कृषि विपणन के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर हमारा निर्माण आईएएस की बुक से डेडिकेटेड है। आप चाहें तो उस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं या आप चाहें तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कृषि विपणन के बारे में। शुरुआत करने से पहले बस इतना ही कहना है कि अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? कृषि विपणन के बारे में। तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1960 में मंडी अधिनियम पारित किया गया। राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत 1973 में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1960 में मंडी अधिनियम का पारित किया गया, और कृषि आयोग की अनुशंसा पर कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत 1973 में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का क्या किया गया? गठन किया गया। तो मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1973 में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो कृषि विपणन बोर्ड ने जून 2021 में सौदा पत्रक ऐप की शुरुआत की। तो कृषि विपणन बोर्ड ने जून 2021 में किसकी? सौदा पत्रक ऐप की शुरुआत की, जो पंजीकृत मंडी व्यापारियों को एमएसपी पर किसानों के घर से कृषि उपज खरीदने की क्या करता है? अनुमति देता है। कृषि विपणन बोर्ड ने क्या किया? जून 2021 में सौदा पत्रक ऐप की शुरुआत की, जो पंजीकृत मंडी व्यापारियों को एमएसपी पर किसानों के घर से कृषि उपज खरीदने की अनुमति देता है। इसके बाद अगर हम देखें तो मंडी समितियां किसानों के लिए उचित मूल्य और बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड 7 क्षेत्रीय कार्यालय और 13 तकनीकी डिवीजन के माध्यम से 259 मंडियों और 298 उप मंडियों का संचालन करता है। तो मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड जो है वो 7 क्षेत्रीय कार्यालय और 13 तकनीकी डिवीजन के माध्यम से 259 मंडी और 298 उप मंडियों का संचालन करता है। गेहूं और धान का उपार्जन वर्ष 2022-23 में रबी में 5.9 लाख किसानों से 46.03 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। उपार्जित गेहूं हेतु कुल राशि 9,271 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। वर्ष 2021-22 में खरीफ फसल के उपार्जन अंतर्गत 6.61 लाख किसानों से 45.82 लाख मीट्रिक टन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया गया। उपार्जित धान हेतु किसानों को कुल राशि 8,835 करोड़ रुपए का क्या किया गया है? भुगतान किया गया है। अब हम बात करते हैं मंडी सुधार के बारे में। इसमें 2 प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इस व्यापक कार्य को सरल बनाने और किसानों को अपनी उपज सीधे मंडियों में बेचने में मदद करने के उद्देश्य से संचालन किया जा रहा है। तो कौन कौन से 2 हैं? तो एक है, पहला जो है वो ई अनुज्ञा प्रणाली है, जिसे ई परमिट कहा जाता है, और दूसरा क्या है? सौदा पत्रक ऐप का निर्माण करना। मंडी बोर्ड की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है? तो पहली योजना अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री मंडी हमाल एवं तुलावटी सहायता योजना। प्रारंभ 2008 में हुआ, 2014 में इसे संशोधित किया गया। उद्देश्य क्या है? लाइसेंसधारी हमाल एवं तुलावटियों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री मंडी हमाल एवं तुलावटी सहायता योजना का प्रारंभ किया गया है। इसके बाद अगली योजना हम देखते हैं तो कृषि विपणन पुरस्कार योजना। बलराम जयंती और नर्मदा जयंती पर मंडियों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट योजना अगर हम देखें तो रियायती भोजन योजना। कृषकों को कृषि उपज तो रियायती भोजन योजना क्या है? कृषकों को कृषि उपज मंडियों में 5 रुपये प्रति थाली भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद मृदा परीक्षण योजना। मृदा परीक्षण योजना में क्या होता है? जिला स्तरीय 26 कृषि उपज मंडियों में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला प्रारंभ करने हेतु। नेक्स्ट योजना अगर हम देखें तो राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। इसमें क्या होता है? तो इसका प्रारंभ जो है वो 14 अप्रैल 2016 पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा कृषि उपज मंडी करौंद भोपाल से हुआ। प्रारंभ कब हुआ? 14 अप्रैल 2016 को। कौन सी योजना के बारे में बात करें? राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के बारे में। उद्देश्य है कृषि उपजों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना। इसके बाद अब हम बात करते हैं भंडार गृह के बारे में।
मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना 1958 में की गई थी। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना कब की गई? 1958 में की गई थी। इसका उद्देश्य कृषकों, जमाकर्ताओं को अपने कृषि उत्पादों के भविष्य में उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से भंडारण हेतु गोदामों का निर्माण कराना है। भंडार क्षमता में वृद्धि हेतु मध्य प्रदेश की स्वयं की वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2012 में लाई गई थी। मध्य प्रदेश इस पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। इसके अंतर्गत निजी निवेशकों को 7 वर्षों के लिए 15% लागत पूंजी और 5% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि मध्य प्रदेश इस पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। कौन सी पॉलिसी? तो अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना 1958 में की गई और इसका उद्देश्य कृषकों को या जमाकर्ताओं को अपने कृषि उत्पादों का भविष्य में उचित मूल्य प्राप्त करने के उद्देश्य से भंडारण हेतु गोदामों का निर्माण कराना। भंडार क्षमता में वृद्धि हेतु मध्य प्रदेश की स्वयं की वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पॉलिसी 2012 में लाई गई थी। तो इस तरीके से हमने देखा, इसके अंतर्गत निजी निवेशकों को 7 वर्षों के लिए 15% लागत पूंजी और 5% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 के अनुसार कृषि उपज के वैज्ञानिक भंडारण हेतु मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन की 293 शाखाओं पर 218.93 लाख मीट्रिक टन कार्यशील क्षमता है। सामान्य कृषकों हेतु 30% एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु 40% भंडारण शुल्क में रियायत प्रदान की जाती है। किसानों को 200 कुंटल से अधिक जमा के लिए सोयाबीन पर 25% और अन्य खाद्यान्न और धान भंडारण शुल्क पर 15% की रियायत मिलती है। बैंकों ने जमाकर्ताओं द्वारा जारी गोदाम रसीदों के आधार पर वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 246.25 लाख रुपए और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नवंबर 2022 तक 271.43 लाख रुपए की क्या की है? सहायता प्रदान की है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश भंडारण और रसद निगम राज्य की खरीदी नीति के तहत उपार्जित गेहूं के भंडारण के लिए नोडल एजेंसी है। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में हमने बात की मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं पशुधन और डेयरी विकास के बारे में। मध्य प्रदेश गौपालन और पशुधन संवर्धन बोर्ड का गठन 19 अक्टूबर 2004 को किया गया। पशुधन आबादी में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्यों में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। तो मध्य प्रदेश गौपालन और पशुधन संवर्धन बोर्ड का गठन कब हुआ? 19 अक्टूबर 2004 को हुआ। पशुधन आबादी में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र कहाँ है? तो इंदौर में है। केंद्रीय वीर्य संग्रहालय भोपाल एवं ग्वालियर में है। केंद्रीय वीर्य संस्थान भदभदा भोपाल 1964-65 में स्थापित किया गया। क्षेत्रीय वीर्य बैंक इंदौर और रीवा को ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो तरल नाइट्रोजन संयंत्र कहाँ पर है? तो तरल नाइट्रोजन संयंत्र जो है ये कहाँ पर है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश में खरगोन से गौ एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है। तो ध्यान रखना है, गौ एम्बुलेंस सेवा जो है वो कहाँ से प्रारंभ की गई है? तो खरगोन से प्रारंभ की गई है। हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी और एनिमल सरोगेसी लैब जो है वो कहाँ पर है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश में 1999 राष्ट्रीय गौवंशीय पशु प्रजनन परियोजना शुरू की गई है। तो मध्य प्रदेश में 1999 में राष्ट्रीय गौवंशीय पशु प्रजनन परियोजना को क्या किया गया है? शुरू किया गया है। राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र कीरतपुर इटारसी में है। मैत्री योजना जो है वो 2015 में शुरू की गई थी गौ पालकों को प्रशिक्षण देने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कलोर संगोपन कार्यक्रम क्या है? उन्नत नस्ल की बच्चियों का पोषण करना और गौ पालन को बढ़ावा देना क्या है? कलोर संगोपन कार्यक्रम है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो गायों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। ध्यान रखना है कि अगर गायों की संख्या की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। भैंसों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान जो है वो कौन सा है? चौथा है। वर्ष 2019 में 20वीं पशु जनगणना के अनुसार राज्य में कुल पशुओं की संख्या 4.06 करोड़ है, जबकि 19वीं जनगणना में पशुओं की कुल संख्या 3.6 करोड़ थी।
इस पशु गणना के अनुसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद तीसरे स्थान पर है। तो जो पशु गणना हुई है तो उसमें मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। इसके बाद हम बात करें तो यह राज्य की मानवीय जनसंख्या से लगभग आधी है। देश का 7.6% पशुधन इस राज्य में है। जिलेवार पशु गणना 2019 के अनुसार प्रदेश में पशुओं का घनत्व 128 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो यह राज्य की मानवीय जनसंख्या से लगभग आधी है। देश का 7.6% पशुधन इस राज्य में है। जिलेवार पशु गणना 2019 के अनुसार प्रदेश में पशुओं का घनत्व जो है वो 128 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। झाबुआ में सर्वाधिक पशु घनत्व 321, जबकि मंडला में सबसे कम 60 है। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा पशु घनत्व कहाँ पे है? झाबुआ में, और सबसे कम पशु घनत्व कहाँ पर है? मंडला में है। इसके बाद कुल पशुधन में गौवंशी पशु जो हैं वो आधे से कम है। पशु गणना 2012 और 19 के बीच गौवंशी पशुओं में बैलों की संख्या तेजी से घटी है, जबकि गायों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। भैंसवंशीय जानवरों की संख्या कुल पशुधन की 1/5 मतलब 25.4% है। इसमें भी मादा भैंस की संख्या अधिक है। भैंसा बहुत कम संख्या में है। भैंस का पालन मुख्य रूप से दूध के लिए किया जाता है, क्योंकि इनकी दूध देने की क्षमता गायों से अधिक होती है। इनका आहार भी क्या होता है? अधिक होता है। संख्या में बकरियां गौवंशी जानवरों के बाद दूसरे स्थान पर हैं। कुल पशुओं में 1/4 से अधिक क्या है? बकरियां हैं। यह हिस्सा भारत के औसत से 2 गुना है। इसके पालन में अधिक मेहनत और व्यय की आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण गरीब, विशेषकर अनुसूचित वर्ग के लोग बकरियां पालते हैं। इन्हें गरीब की गाय कहा जाता है। वर्ष 2019 के भारतीय पशु गणना के अनुसार दुधारू गायों की संख्या कितनी है? तो ये 59.88 लाख है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वर्ष 2019 के भारतीय पशु गणना के अनुसार संकर एवं उन्नत नस्ल की गायें कुल गायों की 12% तथा संकर एवं उन्नत नस्ल के बैल कुल बैलों के 2.6% से कम है। इनकी संख्या बढ़ाने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्ष 2017-18 में 26.9 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में स्थापित पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों में साहीवाल, हरियाणा, मालवी, निवाड़ी, जर्सी तथा मुर्रा आदि उन्नत नस्ल के सांड रखे गए हैं, जिससे उन्नत प्रजनन की सुविधा दी जा सके। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? दुग्ध उत्पादन के बारे में। तो दुग्ध उत्पादन के बारे में अगर देखें तो आर्थिक सर्वेक्षण मध्य प्रदेश वर्ष 2022-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के दौरान दुग्ध का उत्पादन क्रमशः 171.09 लाख टन और 179.99 लाख टन है, जो 5% की वार्षिक वृद्धि को क्या करता है? दर्शाता है। राज्य में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन मुरैना और श्योपुर जिले में होता है। तो ध्यान रखना है, राज्य में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कहाँ? मुरैना और श्योपुर जिले में होता है। और मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला क्या है? राज्य है। इसके बाद वर्ष 2020-21 दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता मध्य प्रदेश में लगभग 591 ग्राम प्रतिदिन है। इसके बाद यहाँ पे एक डेटा दिया गया कि वर्ष 2019-20 में उत्पादन कितना था? दुग्ध उत्पादन तो 171.0 लाख टन था, और 2020-21 में तो 179.99 लाख टन था। इसके बाद हम बात करते हैं सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के बारे में। सर्वप्रथम प्रदेश के पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र के 9 जिलों में वर्ष 1975 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी से प्राप्त वित्त पोषण से क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का प्रदेश में संचालन करने के लिए राज्य स्तर की संस्था मध्य प्रदेश स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन वर्ष 1975 में किया गया। दुग्ध उत्पादन और विपणन की समस्या को हल करने के लिए मध्य प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र के अंतर्गत डेयरी विकास कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया। वर्ष 1980 और 81 में प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड द्वितीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत 4 दुग्ध संघों ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर और सागर में डेयरी विकास की गतिविधियां प्रारंभ की गई थी। कहां पर? ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर और सागर में।
तथा ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का राज्य स्तर पर संचालन करने के लिए मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ सहकारी मर्यादित की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ सहकारी मर्यादित वर्तमान में एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जिसे कहा जाता है, उसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। वर्ष 1981 में भोपाल, इंदौर और उज्जैन दुग्ध संघों को भी ऑपरेशन फ्लड द्वितीय कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। एमपी सीडीएफ एवं दुग्ध संघों के अंतर्गत कार्यरत त्रिस्तरीय संरचना का संचालन प्रदेश के सभी जिलों में किया जा रहा है। बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संयंत्र की स्थापना 6 अक्टूबर 2016 को सागर में की गई। तो ध्यान रखना है, बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संयंत्र की स्थापना जो है 6 अक्टूबर 2016 को कहाँ की गई, सागर में की गई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सहकारी दुग्ध संघ तथा सम्मिलित जिलों के बारे में देखते हैं। तो भोपाल दुग्ध संघ में कुल कितने जिले आते हैं, 11 जिले। कौन कौन से हैं, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा और शाजापुर। इंदौर दुग्ध संघ में 8 जिले आते हैं। कौन कौन से, इंदौर, देवास, खरगोन, धार, बड़वानी, झाबुआ, खंडवा और बुरहानपुर। उज्जैन दुग्ध संघ में 6 जिले आते हैं। उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, शाजापुर, देवास और जिला धार। उज्जैन दुग्ध संघ में कितने जिले, 6 जिले। कौन कौन से, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, शाजापुर, देवास और जिला धार। जबलपुर दुग्ध संघ में 15 जिले हैं। कौन कौन से, जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, रीवा, सतना, मंडला, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, बालाघाट। ग्वालियर दुग्ध संघ में 6 जिले हैं। कौन कौन से, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया और श्योपुर। बुंदेलखंड दुग्ध संघ में 5 जिले आते हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़। तो इस तरीके से हमने कितने संघ देखे, तो हमने देखे 6 संघों के बारे में हमने देखा। कौन कौन सा, भोपाल है, इंदौर है, उज्जैन है, जबलपुर है, ग्वालियर है और बुंदेलखंड दुग्ध संघ है। राज्य में एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड आनंद पद्धति पर आधारित त्रिस्तरीय संरचना के तृतीय स्तर पर है। द्वितीय स्तर पर 6 क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध संघ है जो कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और बुंदेलखंड है। प्रथम स्तर पर वर्ष 2018-19 में सक्रिय ग्राम स्तर की 4,698 प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां हैं जिनके 2.57 लाख ग्रामीण दुग्ध उत्पादक कृषक सदस्य हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, अंडा उत्पादन के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना 19 नवंबर 1982 को की गई। इसका उद्देश्य पशु तथा कुक्कुट का पालन पोषण, इनके उत्पादों का संग्रहण, विपणन, संरक्षण, प्रबंधन तथा विकास करना है। तो मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई, 19 नवंबर 1982 को। आर्थिक सर्वेक्षण मध्य प्रदेश वर्ष 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 में कुल अंडे का उत्पादन लगभग 26,516 लाख रहा, जिसमें वर्ष 2019-20 की तुलना में 11% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 के दौरान प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 32 अंडे प्रतिवर्ष रही है। इसके बाद मांस उत्पादन के बारे में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 में मांस का कुल उत्पादन लगभग 116.34 हजार टन रहा है, जिसमें वर्ष 2019-20 की तुलना में 9% की वृद्धि रही है। वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता लगभग 1.40 किलोग्राम प्रतिवर्ष रही है। रानीखेत बीमारी का संबंध पक्षियों एवं मुर्गी से है। प्रजातिवार प्रदेश में मांस उत्पादन में मुर्गी पालन का सर्वाधिक योगदान लगभग 41% रहा है और बकरी पालन का योगदान 29% रहा है। ध्यान रखना है, रानीखेत बीमारी का संबंध किससे है, पक्षियों और मुर्गी से है। इसके बाद अब हम बात करते हैं मत्स्य पालन के बारे में। तो प्रदेश में मत्स्य उत्पादकता को देखते हुए 1969 में मत्स्य विभाग की स्थापना की गई। 1999 में इसका नाम परिवर्तित कर मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ रखा गया। तो ध्यान रखना है, मत्स्य उत्पादकता को देखते हुए 1969 में मत्स्य विभाग की स्थापना की गई और 1999 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया, मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ रखा गया।
नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो राज्य मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना 2008 में की गई, जिसने प्रथम मत्स्य पालन नीति घोषित की, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन का विकास करना था। मानव निर्मित झीलों में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। मछली उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का 16वां स्थान है, जो कि देश के कुल उत्पादन का 1.6% है। सर्वाधिक मत्स्य उत्पादक जिले जबलपुर और सिवनी हैं। मछली उत्पादन के बेहतर प्रबंधन और उत्पादन में लगातार वृद्धि के लिए प्रदेश को विशेष श्रेणी में उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है। मत्स्योत्पादन वर्ष 2021-22 में समस्त स्रोतों में मत्स्योत्पादन जो है वो कितने टन रहा है, तो ये जो रहा है 2,93,008.24 टन किया गया, जो कि विगत वर्ष 2020-21 की तुलना में 18% क्या रहा है, अधिक रहा है। राज्य में वर्ष 2015 से 2022 तक मत्स्योत्पादन में प्रत्येक वर्ष औसतन 15.39% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। मत्स्य बीज उत्पादन वर्ष 2021-22 में 17,188 लाख स्टैंडर्ड फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया। वर्ष 2015 से 2022 के बीच मत्स्य बीज का उत्पादन प्रति वर्ष औसतन 13,164 लाख रहा है। विगत 7 वर्षों में मत्स्य बीज उत्पादन में वृद्धि जो है वो कितनी 10% प्रति वर्ष के मान से हुई है। इसके बाद अब हम बात करते हैं मत्स्य पालन हेतु प्रमुख योजनाओं के बारे में। सबसे पहले कौन सी योजना देखते हैं, मछुआ प्रशिक्षण योजना के बारे में। मछुआरों को उन्नत तकनीकी ज्ञान प्रदान करने हेतु वर्ष 2021-22 में 4,448 मछुआरों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2022-23 में 4,809 मछुआरों को प्रशिक्षित किए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध माह नवंबर 2022 तक 1,914 मछुआरों को क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड अगली योजना है। प्रारंभ वर्ष 2012-13 किसान क्रेडिट कार्ड के समान मत्स्य कृषकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड 0% वार्षिक ब्याज पर बैंक ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु क्या किए जा रहे हैं, जारी किए जा रहे हैं। इसके बाद अगली योजना अगर हम देखें तो बचत सह राहत योजना। मध्य प्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त की अवधि में मछलियों का प्रजनन काल होने के कारण मत्स्य खेत कार्य प्रतिबंधित होता है। इस प्रतिबंधित काल में मछुआरों को आजीविका निर्वहन हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के अंशदान से बचत सह राहत योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। हितग्राही राज्य शासन एवं केंद्र शासन प्रत्येक का अंशदान रुपए 1,500 एवं हितग्राही अंश 1,500 2 माह में मछुआरों को प्रदाय किया जाता है। यह भारत शासन की नील क्रांति योजना अंतर्गत शुरू किया गया है। इसके बाद अगली योजना अगर हम देखें तो नील क्रांति प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसे नील क्रांति योजना भी कहते हैं, और दूसरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। योजना में तालाब निर्माण, केज कल्चर, मत्स्य बीज उत्पादन हेतु हेचरी निर्माण, मत्स्य आहार निर्माण हेतु फिश फीड मिल की स्थापना, मत्स्य विक्रय हेतु कियोस्क स्थापना, मत्स्य विक्रय एवं परिवहन हेतु मोटरसाइकिल सह आइस बॉक्स वैन आदि स्थापित कर मत्स्य पालन गतिविधियों के माध्यम से प्रदेश में रोजगार के अवसर निर्मित किए गए हैं। वर्ष 2020-21 से नील क्रांति योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का क्रियान्वयन भारत शासन द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में देखा, हमने मत्स्य पालन हेतु प्रमुख योजनाओं के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं जैविक कृषि के बारे में। जैविक कृषि ऐसा उत्पादन तंत्र है जो मृदा पारितंत्र और मानव स्वास्थ्य को सतत रूप से बनाए रखता है। इस प्रकार की कृषि में संश्लेषित उर्वरकों एवं कीटनाशकों के स्थान पर फसल चक्रण, हरी खाद और जैविक कीट नियंत्रण द्वारा कृषि उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मंडला जिले में 47 हेक्टेयर भूमि जैविक कृषि के लिए प्रदान की है। इसमें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो देश के सभी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जैविक कृषि की जाती है। वर्ष 2015 में संपूर्ण भारत में 7.23 लाख हेक्टेयर पर जैविक कृषि की गई थी, जिसमें से 2.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल केवल मध्य प्रदेश में था। 313 विकास खंडों के 2000 गांव जैविक खेती से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम वर्ष 2001-2 में जैविक खेती को अपनाया। ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले 2001-2 में जैविक खेती को अपनाया। प्रत्येक जिले के विकास खंड के किसी
एक गांव को जैविक गांव का नाम दिया गया है। 2005 तक प्रत्येक विकासखंड में 5-5 गांव जैविक खेती से जोड़े गए हैं। मध्य प्रदेश देश का जैविक खेती करने वाला अग्रिम राज्य है। यहाँ 40% जैविक खेती होती है। भारत की पहली जैविक खेती इकाई कहाँ बनाई गई है? इंदौर में। मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था कहाँ पर है? इंदौर में है। जैविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मंडला में है। एकमात्र जैविक कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा में भगवत राव मंडलोई कृषि कॉलेज 2018 में स्थापित किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश की जैविक कृषि नीति के बारे में अगर हम बात करें, कौन सी नीति? 2011। तो प्रारंभ कब हुई? 2 जुलाई 2011 में। नोडल विभाग कौन सा है? तो किसान कल्याण कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन। तो अगर मध्य प्रदेश की जैविक कृषि नीति 2011 का प्रारंभ वर्ष कब हुआ? 2 जुलाई 2011 को। नोडल विभाग कौन है? किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग। उद्देश्य क्या है? जैविक कृषि को बढ़ावा देना और जैविक कृषि हेतु भूमि क्षेत्रों का चयन करना। अब हम बात करते हैं कृषि में प्रौद्योगिकी के बारे में। तो सरकार किसानों को सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने और डेटा आधारित निर्णय लेने की प्रणाली विकसित करने के लिए कृषि उन्नति की अवधारणा के तहत तकनीकी रूप से एकीकृत प्लेटफॉर्मों पर काम कर रही है। कृषि पद्धति में प्रमुख तकनीक जो है वो क्या है? तो पहला अगर हम देखें तो एग्री GIS मतलब रिमोट सेंसिंग और GIS आधारित डेटा आधारित योजना और निर्णय समर्थन प्रणाली है। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें GIS और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों का उपयोग डेटा संचालित योजना और निगरानी को बढ़ावा देने के लिए भूमि उपयोग, वाटरशेड और फसल प्रबंधन के बेहतर मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं MP किसान मोबाइल ऐप के बारे में। MP किसान ऐप एक एकीकृत मोबाइल प्लेटफॉर्म है जो किसानों को एक ही स्थान पर विभिन्न भूमि और कृषि से संबंधित जानकारी और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है यूनिक फार्मर आईडी, UFID भी कहते हैं। किसानों से संबंधित विभिन्न डिजिटल डेटाबेस को मिलाकर एक एकीकृत किसान डेटाबेस बनाया गया है। यह स्थानीय डेटा संचालित योजना और फसल क्षेत्र और उत्पादन के सटीक अनुमान में सहायता कर रहा है। अगला है फसल गिरदावरी ऐप। ये प्रारंभ कब हुआ? 2017-18 में मध्य प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा। इसका उद्देश्य कृषि उपज एवं फसलों को पटवारियों द्वारा ऐप के माध्यम से भू अभिलेख में दर्ज करना है। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्र तथा 5 फसल क्षेत्रों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का प्रथम तथा एकमात्र राज्य है। प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2012 में जारी किया गया था। वर्ष 2012-13 से बजट में कृषि का अलग खंड प्रकाशित किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 के लिए कृषि बजट अगर हम बात करें तो कितना है? तो 53,964.80 करोड़ रुपए प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखना है, वर्ष 2023-24 के लिए जो कृषि बजट है वो कितना है? तो 53,964.80 करोड़ रुपए प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग का नाम बदलकर मध्य प्रदेश में जो कृषि विभाग है उसका नाम बदलकर किसान कल्याण और कृषि विभाग किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम की स्थापना कब की गई? 17 नवंबर 1980 को की गई, जिसका उद्देश्य कृषकों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराना है। 1980 में बीज प्रमाणन संस्था का गठन किया गया। मध्य प्रदेश कृषि उद्योग निगम वर्ष 1969-70 में स्थापित किया गया। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश कृषि उद्योग निगम कब बनाया गया? तो 1969-70 में। लघु कृषक विकास अधिकरण की स्थापना वर्ष 1971 में की गई। मध्य प्रदेश में भूमि विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 1977 में की गई। राज्य कृषि विकास निगम की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी। तो इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखे हैं, जैसे 1980 में बीज प्रमाणन संस्था का गठन किया गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश कृषि उद्योग निगम वर्ष 1969-70 में स्थापित हुआ। लघु कृषक विकास अधिकरण की स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। और मध्य प्रदेश में भूमि विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? वर्ष 1977 में। राज्य कृषि विकास निगम की स्थापना भोपाल में की गई वर्ष 1977 में। राज्य बीज विकास निगम की स्थापना वर्ष 1980 में की गई। राज्य कृषक आयोग का गठन कब किया गया? 13 सितंबर 2006 को हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन को प्रारंभ किया गया। जबलपुर के खमरिया में गेहूं और मक्का में शोध एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का शोध केंद्र की स्थापना कब की गई? वर्ष 2011 में। मध्य प्रदेश में कॉफी का उत्पादन बैतूल जिले के भैंसदेही तहसील के कुकरू ग्राम में होता है। तो ध्यान रखना है कि कॉफी का उत्पादन जो मध्य प्रदेश में वो कहाँ होता है? बैतूल जिले के भैंसदेही तहसील के कुकरू ग्राम में होता है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वर्ष 1999-2000 में शुरू की गई। उद्यानिकी मिशन वर्ष 2006-7 में प्रारंभ हुआ। अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना वर्ष 2001 में शुरू हुई। एशिया को सबसे बड़ा सहकारी बकरी दूध पनीर प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो कहाँ पर है, तो ये पालनपुर खजुराहो में वर्ष 2016 में क्या किया गया, स्थापित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा दलहन फसल तकनीकी और दूधगामी प्रसार केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है, तो सीहोर में स्थापित किया गया है। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं बुक में। तो पहला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा दलहन शोध तथा तकनीकी प्रसार केंद्र कहाँ स्थापित है, तो एशिया का सबसे बड़ा दलहन शोध और तकनीकी प्रसार कहाँ स्थापित है, सीहोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का प्रथम और एकमात्र राज्य है, तो कौन है राज्य, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मध्य प्रदेश में बीटी कॉटन बीज का उपयोग कब से प्रारंभ हुआ, तो बीटी कॉटन बीज का जो प्रयोग है ये कब से प्रारंभ हुआ है, तो ये वर्ष 2002-3 से प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में समुद्री मछली पालन की संभावना नहीं है, क्योंकि यह, तो क्यों नहीं है, क्योंकि भूमिगत सीमा से घिरा राज्य है। तो फोर्थ का सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश बीज प्रमाणन एजेंसी का क्या उद्देश्य है, तो मध्य प्रदेश बीज प्रमाणन एजेंसी का उद्देश्य क्या है, उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है, तो किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है, तो पहला ऑप्शन है कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करना, दूसरा किसानों के खेतों की सुरक्षा करना, तीसरा ऑप्शन है शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना। तो किसान मित्र किससे संबंधित है, शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करने से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्म टू फार्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है, तो किस नीति का फार्म टू फॉर्क जो है ये राज्य जैविक खेती नीति का क्या है, दृष्टिकोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के किस जिले में उर्वरक परीक्षक प्रयोगशाला नहीं है, तो उर्वरक परीक्षक प्रयोगशाला मध्य प्रदेश के किस जिले में नहीं है, भिंड में नहीं है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में किस देश के सहयोग से महिला कृषकों के प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है, तो किस देश के सहयोग से, डेनमार्क के सहयोग से महिला कृषकों के प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश बीज फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के कृषि संस्थानों में असंगत को हमें क्या करना है, चुनना है, जो सही नहीं है। तो कृषि संस्थानों से संबंधित कौन सा तथ्य है जो सही नहीं है, तो चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में बिल्कुल ठीक है। केंद्रीय अब कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर जो है ये क्या है, गलत है। कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो भोपाल में, ना कि जबलपुर में, तो बी ऑप्शन गलत है। उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त सभी कथन सुसंगत है, तो ये भी नहीं, तो बी ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि निर्यात क्षेत्र का उद्देश्य क्या है, तो कृषि निर्यात क्षेत्र का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट उत्पाद के निर्यात में बढ़ोतरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISOPOM मतलब आइसोपोम स्कीम का उद्देश्य क्या है, तो आइसोपोम स्कीम का उद्देश्य क्या है, तिलहन तथा मक्के का उत्पादन करना। ध्यान रखना है हमें, आइसोपोम का स्कीम का उद्देश्य क्या है, तिलहनों तथा मक्के का उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में चावल तीव्रीकरण की प्रणाली का क्या उद्देश्य है, तो मध्य प्रदेश में चावल तीव्रीकरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है, तो चावल की खेती में उत्पादकता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश शासन की सूरजधारा योजना का संबंध किससे है, तो सूरजधारा योजना का संबंध किससे है, उच्च गुणवत्ता वाले बीज से है। सूरजधारा योजना का संबंध उच्च गुणवत्ता वाले बीज से है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, खरगोन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की जो स्थापना है ये कब हुई थी, वर्ष 1971 में हुई थी। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो प्रथम विश्वविद्यालय, अगर कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाए तो कहाँ की गई थी, जबलपुर में।
अगला क्वेश्चन, भारत में दलहन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है दलहन उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश ने कृषि शक्ति योजना का उद्देश्य किसानों को निम्नलिखित क्षेत्र में सहयोग प्रदान करता है। तो मध्य प्रदेश का जो कृषि शक्ति योजना का उद्देश्य है किसानों को निम्नलिखित क्षेत्र में सहयोग प्रदान करता है। तो कौन से क्षेत्र में? शारीरिक शक्ति का निर्माण, नई कृषि विधियों को अपनाना, शक्तिशाली कीटनाशकों की खरीद करना, कृषि मशीनरी के उत्पादन और मरम्मत के लिए कार्यशाला स्थापित करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस जिले में कृषि पर निर्भर कामगारों के उच्चतम प्रतिशत है? तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कृषि पर निर्भर कामगारों के उच्चतम प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अलीराजपुर होगा। क्या होगा? अलीराजपुर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जोतों का औसत आकार किस जिले में है? तो कौन से जिले में है? हरदा जिले में है। कौन से जिले में? हरदा जिले में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने फलदार फसलों की रोपाई में सहयोग के लिए किससे समझौता किया है? तो किससे समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाबार्ड से समझौता किया है। फलदार फसलों की रोपाई में सहयोग के लिए किससे समझौता किया है? नाबार्ड से किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो मध्य प्रदेश के प्रथम जैविक कपास संस्थान की जो स्थापना है ये कहाँ पे की गई है? भगवंत राव मंडलोई कृषि महाविद्यालय खंडवा में। यहाँ पे हमें सूची 1 को सूची 2 में क्या करना है? मिलाना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सोयाबीन अनुसंधान केंद्र के बारे में, तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये जो है ये कहाँ पर है? उज्जैन में है। इसके बाद सोयाबीन वायदा बाजार कहाँ पर है? तो सोयाबीन वायदा बाजार जो है ये कहाँ पर है? इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में। प्रथम तितली पार्क कहाँ पर है? तो प्रथम तितली पार्क जो है ये कहाँ पर है? रायसेन में है। और जैव विविधता बोर्ड कहाँ पर है? भोपाल में है। तो इस तरीके से हमने देखा सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में, सोयाबीन वायदा बाजार इंदौर में, प्रथम तितली पार्क रायसेन में और जैव विविधता बोर्ड भोपाल में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलदीप योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो जलदीप योजना जो है ये 2007 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश के किस विभाग के सहयोग से प्रारंभ की गई है? तो उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलराम ताल योजना का नारा क्या था? तो क्या था? तो इसका था खेत का पानी खेत में। बलराम ताल योजना का नारा खेत का पानी खेत में था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा विशेष खाद्यान्न उत्पाद कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो विशेष खाद्यान्न उत्पाद कार्यक्रम वर्ष 1988-89 में क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मूल स्थिरीकरण कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन से वर्ष की गई थी? वर्ष 2017 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ की गई? तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले से? सागर जिले से प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा फसल गिरदावरी एप्लीकेशन का विकास किस वर्ष किया गया? तो कौन से वर्ष किया गया था? तो वर्ष 2017-18 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य कार्य योजना का निर्माण किया? तो कब जलवायु परिवर्तन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य कार्य योजना का निर्माण वर्ष 2009 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई जो है ये कहाँ स्थापित की गई है? तो ये इंदौर में की गई है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की स्थापना की गई है? तो कौन से जिले में की गई है? नर्मदापुरम में की गई है। कौन से जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की स्थापना की गई है? नर्मदापुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य भंडार निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कौन से वर्ष की गई थी? तो ये 1958 में की गई थी। भारत का प्रथम राज्य जिसने वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है तो कौन है? मध्य प्रदेश है। इसके बाद वर्ष 2022-23 में कितने मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया? तो कितने मीट्रिक टन किया गया था? तो 46.03 लाख मीट्रिक टन किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश में किस वर्ष फसल क्षेत्र की विकास दर ऋणात्मक रही? तो वर्ष 2018-19 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में फसल क्षेत्र की विकास दर कितनी है? तो फसल क्षेत्र का विकास दर जो है वो कितना है? 3.90 है। कितना? 2021-22 में फसल क्षेत्र की जो विकास दर है वो कितनी है? 3.90 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में मध्य प्रदेश में दलहन का क्षेत्रफल कितना रहा? तो दलहन का क्षेत्रफल कितना रहा है? तो 4,889 हेक्टेयर रहा है या 48,89,000 हेक्टेयर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश में दलहन का उत्पादन कितना रहा? तो दलहन का उत्पादन कितना रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 26.96 मिलियन टन। 26.96 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश में धान के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो धान के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 10.66% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वर्ष 2019-20 में मध्य प्रदेश में अरहर के क्षेत्रफल तथा उत्पादन में कितनी वृद्धि देखी गई है? तो कितनी वृद्धि देखी गई है? 16.90 क्षेत्रफल में कितना उत्पादन? 52.22% क्या देखा गया है? उत्पादन देखा गया है। तो इस तरीके से हमने देखा। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वर्ष 2019-20 में मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन कितना रहा है? तो सोयाबीन का उत्पादन कितना रहा है? 3856,000 मीट्रिक टन रहा है। तो 3856,000 क्या रहा है? मीट्रिक टन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 की तुलना में 2021-22 में कपास के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो उत्पादन जो है वो क्या हुआ है? घटा है। अगला क्वेश्चन है, भावांतर भुगतान योजना में वर्ष 2020-21 के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो कुल 500 करोड़ रुपए का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2020-21 में कितनी राशि का प्रावधान है? तो 799 करोड़ का क्या है? प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में कितना प्रमाणित बीज वितरित किया गया है? तो कितना किया गया है? 42.52 लाख कुंटल जो है ये प्रमाणित बीज वितरित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नलकूप खनन योजना का क्रियान्वयन कब किया गया? तो नलकूप खनन योजना का जो क्रियान्वयन है ये कब किया गया है? तो ये 2001 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वर्ष 2019-20 में प्रमुख मसालों का उत्पादन कितना रहा? तो प्रमुख मसालों का जो उत्पादन रहा है वो कितना रहा है? 42.57 लाख मीट्रिक टन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में प्रमुख साग सब्जी फसल का उत्पादन वर्ष 2019-20 में कितना रहा? तो कितना रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 190.43 लाख मीट्रिक टन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2019-20 की अवधि में कुल फल उत्पादन कितना रहा? तो कुल फल उत्पादन कितना रहा है? 67.80 लाख मीट्रिक टन रहा है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में मध्य प्रदेश में सुगंधित फसल का कुल उत्पादन कितना हुआ? तो कितना हुआ है? तो 3263.73 टन हुआ है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 में मध्य प्रदेश में औषधीय फसलों के अंतर्गत कुल कितना उत्पादन प्राप्त हुआ है? तो कुल कितना उत्पादन प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 99,018.08 टन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है? तो दिए गए ऑप्शन में अगर हम देखें तो सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? प्रथम है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रमुख कपास उत्पादन राज्य वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो कौन से हैं? पश्चिमी मध्य प्रदेश है। इसके बाद जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की है? तो कौन से जलाशय से प्रारंभ की है? तो इंदिरा सागर जलाशय से प्रारंभ की है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन से क्षेत्र से संबंधित है भावांतर भुगतान योजना जो है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था? तो कौन? खरगोन था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए कितना था? तो ये कितना है अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा 34.14। कितना? 34.14। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला? बुरहानपुर।
यहाँ पे हमें सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पर बालाघाट, बालाघाट किसके लिए फेमस है? तो ये कोदो कुटकी के लिए। बैतूल किसके लिए है? तो बैतूल जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो बैतूल किसके लिए फेमस है? तो बैतूल जो है ये सागौन के लिए। खरगोन किसके लिए है? तो खरगोन जो है ये किसके लिए है? तो खरगोन मिर्ची और मिर्ची उत्पाद के लिए। और नरसिंहपुर जो है वो तुअर दाल और गुड़ के लिए। तो हमने क्या देखा? बालाघाट किसके लिए है? बालाघाट कोदो कुटकी के लिए। बैतूल जो है वो किसके लिए है? तो बैतूल सागौन के लिए। खरगोन मिर्ची और मिर्ची उत्पाद के लिए। नरसिंहपुर तुअर दाल और गुड़ के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख फसल जो है वो कौन सी है? तो गेहूँ है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 तक मध्य प्रदेश सरकार को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कितनी बार? तो इसका सही आंसर होगा 7 बार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें मध्य प्रदेश के मुख्य अनाज फसलें हैं? तो मुख्य अनाज फसलें कौन सी हैं? गेहूं और धान। कौन सी? गेहूं और धान। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल श्रमिकों में से कितने प्रतिशत कृषि गतिविधियों में कार्यरत हैं? तो कितने प्रतिशत कृषि गतिविधियों में कार्यरत हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 69.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने साइबर तहसील स्थापित किए जाएंगे? तो कुल कितने साइबर तहसील स्थापित किए जाएंगे? 12। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया सौदा पत्रक मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो संबंधित है वो किससे है? तो ये सौदा पत्रक मोबाइल ऐप जो है ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार की खेल तालाब योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा क्या है? तो अधिकतम सीमा जो है वो 16,350 रुपये है। अगला है, भारत की कुल जैविक खेती में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? तो मध्य प्रदेश का जो योगदान है वो कितना है? तो 40% से अधिक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में हितग्राही परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि देने का प्रावधान रखा गया है? तो कितनी राशि? 4,000 रुपये। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही राशि में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितनी अतिरिक्त राशि प्रतिवर्ष किसान कल्याण योजना के तहत दी जाती है? तो कितनी राशि दी जाती है? तो 4,000 रुपये दी जाती है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 2022 के अंतर्गत लाभान्वितों को कितनी प्रसूति हेतु सहायता दी जाती है? तो कितनी सहायता दी जाती है? तो अधिकतम 2 जीवित जन्म के लिए प्रसूति सहायता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? खरगोन में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग का संबंध सूरज धारा योजना से है? तो किसान कल्याण और कृषि विभाग का संबंध जो है ये किससे है? सूरज धारा योजना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2020-21 में दलहनी फसलों के उत्पादन में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो किसका हुआ था? तो चना का। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? तो किसान कल्याण योजना का प्रारंभ कब हुआ? 25 सितंबर 2020 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैविक खेती के तहत कृषि भूमि के क्षेत्र फल में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? तो जैविक खेती के तहत कृषि भूमि के क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का जो स्थान है ये कौन सा है? तो ये पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य मूल वर्धन में लगभग कितना प्रतिशत रहा है? तो 2% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वर्ष 2021 तक मध्य प्रदेश सरकार को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो कितनी बार किया गया है? ऑलरेडी हमने पढ़ा है ये क्वेश्चन, 7 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? 7 बार किया गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने सभी क्वेश्चन को डील किया, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित, उन सभी चीज़ों को पढ़ा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आए। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज़। थैंक यू।